हे गाइस, दिस इज मोहित चौबे एंड यू आर वाचिंग नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक में आज हम मध्य प्रदेश का 10वां लेक्चर लेंगे। मध्य प्रदेश इतिहास के ऊपर 10वां लेक्चर लेंगे और यह कलचुरी और कछपघात राजवंश से संबंधित है। यह एंशिएंट इंडिया का आखिरी लेक्चर होगा और इसके बाद एक दो लेक्चर्स होंगे जो तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्री में आ सकते हैं उनके ऊपर बनाया जाएगा। चलिए हम देखें आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना पहले की तरह रिवीजन करेंगे कि पिछले वीडियो में हमने जो जो देखा। उसके बाद हम कलचुरी वंश के बारे में जानेंगे, कलचुरी वंश के एडमिनिस्ट्रेशन और उन तमाम बिंदुओं के बारे में जानेंगे जो प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार कछपघात वंश के बारे में भी तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए रिवीजन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी? चंदेल वंश का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो इनका नाम है ननुक। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ बुंदेलखंड? बुंदेलखंड को बुंदेलखंड के अतिरिक्त और किन नामों से जाना जाता है? तो जिजाक भुक्ति के नाम से बुंदेलखंड क्षेत्र को जाना जाता है। व्हाट वॉज द कैपिटल ऑफ चंदेल? चंदेलों की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो चंदेलों की राजधानी हुआ करती थी महोबा। चंदेल्स वर फ्यूडल अंडर? चंदेल किन के अंतर्गत जो सामंती शासक थे? तो वह थे प्रतिहार। प्रतिहारों के अंतर्गत चंदेल सामंती शासक हुआ करते थे। चंदेल एज्यूम टू बी डिसेंडेंट ऑफ विच सेंट? चंदेलों को किन राजाओं का संत या डिसेंडेंट माना जाता था? तो सेंट चंद्रोदया के अंतर्गत इनको उनके वंशजों के रूप में चंदेलों को माना जाता था। हु कंस्ट्रक्टेड पार्श्वनाथ टेम्पल? पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो इनका नाम है धंगदेव। धंगदेव हैं जिन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किया और इन्होंने जो पार्श्वनाथ मंदिर है यह जैनिज़्म को या जैन धर्म को समर्पित है। हु कंस्ट्रक्टेड विश्वनाथ टेम्पल? विश्वनाथ मंदिर के निर्माता कौन है? तो उनका नाम भी धंगदेव है और यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। याद रखेंगे कि धंगदेव ने दो मंदिर बनवाए, एक थे पार्श्वनाथ मंदिर जो जैनिज़्म से संबंधित है और एक था विश्वनाथ मंदिर जो कि शिव से संबंधित है, शिव के लिए समर्पित मंदिर है। इसके अलावा चंदेलों को चंद्रोदय संत चंद्रोदय का डिसेंडेंट या उत्तराधिकारी माना जाता है और यह प्रतिहार शासकों के अंतर्गत सामंती शासक हुआ करते थे। इनकी कैपिटल, इनकी राजधानी महोबा होती थी। बुंदेलखंड को जिजाक भुक्ति के नाम से जानते हैं और चंदेल वंश के संस्थापक को हम ननुक को चंदेल वंश के संस्थापक के रूप में जानते हैं। चलिए, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ धंगदेव? धंगदेव जिनके बारे में हमने जाना, जिनने पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया, इनके सक्सेसर या इनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनके उत्तराधिकारी का नाम है गणदेव। विच चंदेल किंग किल्ड प्रतिहार रूलर राज्यपाल? राज्यपाल की हत्या किसने की और क्यों की? तो राज्यपाल युद्ध क्षेत्र से भागे थे। हिंदू शाही शासकों के जो भी गुट था जो कि अरबी आक्रमणों के खिलाफ था, उससे यह बीच में मोहम्मद गौरी के खिलाफ हो रहे, गजनविद के खिलाफ हो रहे युद्ध के बीच से भागे थे और विद्याधर ने इनका वध किया था। विच चंदेल किंग वॉज पार्ट ऑफ हिंदू शाही यूनियन अगेंस्ट अरब इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनवी? तो चंदेल शासकों में से विद्याधर एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी के खिलाफ हो रहे जो कि हिंदू शाही शासकों का गुट था, उस युद्ध में भाग लिया था। विच चंदेल रूलर कंस्ट्रक्टेड कंदरिया महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो? कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में स्थापित है, यह किसके द्वारा बनवाया गया? तो एक बार फिर विद्याधर का नाम इस महान मंदिर को बनवाने के लिए लिया जाता है। फिर से याद करेंगे कि धंगदेव के पुत्र का नाम है गणदेव। प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध किया था विद्याधर ने। मोहम्मद गौरी के खिलाफ अरबी आक्रमण से युद्ध लड़ा था विद्याधर ने और कंदरिया महादेव टेम्पल बनवाने का काम भी जो कि खजुराहो में है विद्याधर के द्वारा ही किया गया। अगले प्रश्न देखते हैं, हु वॉज लास्ट चंदेल किंग? अंतिम चंदेल शासक के रूप में किसको जाना जाता है? तो यह थे परमार्दी देव। परमार्दी देव अंतिम शक्तिशाली चंदेल शासक थे। 1182 से 1183 के दौरान ही लॉस्ट बैटल अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिवाइज करेंगे कि 1182-83 में ये पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हार जाते हैं और महोबा के ऊपर पृथ्वीराज चौहान अटैक करते हैं। ये किसी तरह अपने जो शासन था, अपना जो साम्राज्य था, उसको कुछ हद तक आगे चलाते हैं कुछ वर्ष और 1203 में फिर से इनके ऊपर आक्रमण हो जाता है और इस बार आक्रमण किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि इनको मार देते हैं और परमार्दी देव की हत्या हो जाती है। हु वर द आल्हा एंड उधल? आल्हा और उधल कौन थे? तो आल्हा और उधल
इनके साले थे और ये माँ शारदा के बहुत बड़े डिवोटी थे, बहुत बड़े भक्त थे। और माना जाता है कि जो माँ शारदा मंदिर मैहर सतना में जो कि स्थापित है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ये डेली पूजा करने आते हैं। उसके बाद हु वॉज द सन ऑफ सक्सेसर ऑफ परमार्दी देव, हु रिकैप्चर्ड कलिंजर फोर्ट। ऐसा कौन सा शासक है जो कि परमार्दी देव के पुत्र भी थे और उनके आगे उत्तराधिकारी थे, बिल्कुल पुत्र थे तो उत्तराधिकारी थे ही, जिनने कलिंजर के किले को पुनः फतह कर लिया। तो उनका नाम था त्रिलोक्यवर्मन। त्रिलोकवर्मन ने अपने पिताजी के द्वारा हारा गया कलिंजर का किला वापस हासिल कर लिया था। हमने देखा कि पहले 1182-83 में ये पृथ्वीराज चौहान से हारते हैं, उसके बाद 1202-1203 के आसपास ये कुतुबुद्दीन ऐबक से हार जाते हैं और यहीं उनके हाथ से कलिंजर का किला छूट जाता है। तो त्रिलोक्यवर्मन जो कि अपने पिता के द्वारा हारा गया कलिंजर का किला, जो कि बांदा जिले उत्तर प्रदेश में स्थापित है, उसको फिर से हासिल कर लेते हैं। हु वॉज फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी। अब हम बात करेंगे परमार वंश की, और परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज परमार को माना जाता है। परमार वंश मुख्य रूप से अपनी जड़ें धार जिले में इसकी जड़ें पाई जाती हैं। परमार्स वर फ्यूडल अंडर विच डायनेस्टी। हमने देखा चंदेल भी प्रतिहार शासकों के अंतर्गत ही थे और यह एक बार फिर प्रतिहार राष्ट्रकूट, ये दो महत्वपूर्ण जो शासक हुए हैं या दो महत्वपूर्ण डायनेस्टीज़ हुई हैं, इनके अंतर्गत यह भी फ्यूडल या सामंती शासक हुआ करते थे। हु वॉज फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है? तो शियुक को, जो कि श्रीहर्ष के रूप में भी के नाम से भी जाने जाते हैं, परमार वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक माने जाते हैं। विच परमार रूलर डिफेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम तलिब द्वितीय। तलिब द्वितीय से किस परमार शासक ने अपने साम्राज्य को बचाया? जो कि चालुक्य किंग थे, बादामी के चालुक्य, याद रखेंगे हम आगे इतिहास में बादामी के चालुक्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तलिब द्वितीय हैं, ये बादामी के चालुक्य वंश से संबंधित रखते थे। तो इनसे अपने जो शासन को बचाया था बकपति मुंज ने। बाद में कई युद्धों के बाद एक युद्ध में तलिब द्वितीय ने बकपति मुंज की हत्या भी कर दी। वेयर द मुंज सागर इज़ लोकेटेड। मुंज सागर कहाँ स्थापित है? तो यह धार, जिसको धरा नगरी के रूप में भी जाना जाता है, तो मुंज सागर धार में स्थापित है। बिल्कुल याद रखेंगे कि धार, क्योंकि धार में ही परमार वंश की जड़ें पाई जाती हैं, तो अधिकतर जो चीज़ें हैं हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ नवशशांक चरित्रम। नवशशांक चरित्रम के लेखक कौन हैं? इनका नाम है परिमल गुप्त। हु इज़ द राइटर ऑफ अभिज्ञान रत्नमाला। अभिज्ञान रत्नमाला के राइटर हैं हलायुद्ध। अगला प्रश्न है हु इज़ द राइटर ऑफ यशरूपकम। यशरूकवलोक के राइटर या लेखक कौन हैं? तो इनका नाम है डंडिक। इन तीनों ही जो महत्वपूर्ण विभूतियां हैं, यह बकपति मुंज के कोर्ट में उनके राज दरबार में पाई गई हैं। मतलब इन तीनों ही लेखकों ने बकपति मुंज के राज दरबार में सेवाएं दी हैं। हु इज़ सिंधुराज या नवशशांक। तो बकपति मुंज के पुत्र का नाम था सिंधुराज या फिर नवशशांक, जो कि परमार वंश से संबंधित हैं। व्हाट आर द अदर टाइटल्स ऑफ सिंधुराज। सिंधुराज को और किन किन नामों से जाना जाता है? इनको नवशशांक, श्रीवल्लभ, पृथ्वीवल्लभ और अमोघ वर्ष के नाम से जाना जाता है। विच कोर्ट पोइट ऑफ परमार डायनेस्टी वर्कड अंडर बकपतिराज एंड सिंधुराज। ऐसे कौन से दरबारी कवि या दरबारी लेखक हैं जो कि बकपतिराज और सिंधुराज, बकपति मुंज और सिंधुराज दोनों के अंतर्गत काम करते हैं? तो उनका नाम था परिमल गुप्त, जिन्होंने नवशशांक चरित्रम जो किताब है वह लिखी है। आगे देखेंगे हु वॉज द सन ऑफ सिंधुराज। सिंधुराज जो कि बकपतिराज के पुत्र थे, उनके पुत्र का नाम क्या है? तो नाम है राजा भोज, जिन्होंने 1010 से 1055 के दौरान शासन किया। हु वॉज त्रिलोकपाल। त्रिलोचन पाल कौन हैं? त्रिलोचन पाल आनंद पाल के पुत्र हैं, जो कि हिंदू शाही शासक थे, जिनको राजा भोज ने गजनवी इन्वेजन या गजनवी आक्रमण के दौरान सहायता प्रदान की थी। हु प्रोवाइड असाइलम टू त्रिलोचन पाल। बिल्कुल जिस प्रकार राजा भोज ने आनंद पाल को सहायता प्रदान की, उसी प्रकार राजा भोज ने आनंद पाल के पुत्र त्रिलोचन पाल को अपने साम्राज्य में शरण दी थी, जब गजनविद ने आनंद पाल का हरा दिया था, उनका वध कर दिया था। हु इज़ द राइटर ऑफ सम्राज्ञ सूत्र। सम्राज्ञ सूत्र का लेखक कौन है? जो कि आर्किटेक्चर से संबंधित है। चंपू रामायण, ये इनके लेखक कौन हैं? जिसको भोज चंपू के नाम से भी जाना जाता है। युक्ति कल्पतरु जो कि लॉ से संबंधित एक किताब है, उसके लेखक कौन हैं?
उसके बाद है आर्योवेदश्व, जो कि मेडिकल साइंस से संबंधित एक किताब है जिसमें दवाइयों के बारे में जानकारी मिलती है, आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। सूत्रव्रती, जो कि योगा से संबंधित है। पंजल योग, जो कि क्रिटिक है, एक प्रकार का कटाक्ष है जिसमें। उसके बाद शब्द अनुशासन, जो कि ग्रामर पे लिखी गई एक महत्वपूर्ण किताब है। और ये तमाम महत्वपूर्ण किताबें, चाहे वह आर्किटेक्चर की सम्राज्ञी सूत्र हो, चंपू रामायण या फिर भोज चंपू हो, युक्ति कल्पतरु जो लॉ पे लिखी गई है, आर्योवेदश्व जो कि मेडिकल साइंस आयुर्वेद पे लिखी गई है। उसके बाद सूत्रव्रती जो कि योगा पर है, पंजल योग जो कि क्रिटिक है एक, और शब्द अनुशासन जो कि ग्रामर या व्याकरण पर लिखी गई एक किताब है। ये तमाम किताबें राजा भोज के द्वारा लिखी गई। तो हम यहाँ से जानते हैं कि राजा भोज एक बहुत बड़े लेखक, बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो इस प्रकार हमने जाना महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी इस क्षेत्र में परमार वंश से संबंधित थे और उसके पहले चंदेल वंश से संबंधित थे। और अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे नॉलेज ब्रूक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल सके। साथ ही साथ आप हमारे नॉलेज ब्रूक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी PDF और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। अभी 2-3 प्रश्न और। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ सरस्वती टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय राजा भोज? राजा भोज के द्वारा निर्मित सरस्वती मंदिर कहाँ पर स्थापित है? तो यह धार में स्थापित है। हु कंस्ट्रक्टेड भोजपुर शिव टेम्पल? भोजपुर जो कि शिव मंदिर है, जहाँ पे माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है और यह एक अधूरा मंदिर है। इसके गुम्बद जो है, जो ऊपर का शिखर होता है, वह कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यह बनवाया गया है राजा भोज के द्वारा, जो रायसेन वर्तमान में पड़ता है। हम कलचुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे और माना जाता है कि जो कलचुरी वंश है, जो त्रिपुरी से संबंध रखते थे, और त्रिपुरी के कलचुरी जो कि जबलपुर तेवर के नज़दीक, इसके संस्थापक माने जाते हैं वामदेवराज। हम बात करेंगे कि कलचुरी वंश का शासन कहाँ कहाँ था। तो इन्होंने महिष्मती क्षेत्र में काफ़ी अच्छा शासन किया। उसके बाद कृष्णराज, स्कंद शंकरगढ़, उसके बाद बुद्धराज, ये सभी बहुत अच्छे, मतलब इन सभी ने काफ़ी अच्छा शासन चलाया। और जो बुद्धराज हैं, इनको चालुक्य शासक मंगलेश ने डिस्प्लेस कर दिया था। सो दे शिफ्टेड टू त्रिपुरी। तो यहाँ से ये महिष्मती से त्रिपुरी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बात करें। कोक्कल प्रथम, जो कि कलचुरी को त्रिपुरी वंश में, त्रिपुरी मतलब जबलपुर के नज़दीक काफ़ी मजबूत बनाते हैं। उसके बाद गंगेदेव, जो कि कलचुरी वंश की जो टेरिटरी है, जो सीमा है, उसका विस्तार करते हैं, काफ़ी विस्तार करते हैं कलचुरी वंश के शासन का। उसके बाद लक्ष्मीकर्ण जो कि गंगेदेव के पुत्र थे, इनको चालुक्य सोलंकी गुजरात और इनको राजा भोज, इनको ये के साथ मिलके राजा भोज को ट्रैप करते हैं। मतलब जो लक्ष्मीकर्ण हैं, ये क्या करेंगे, चालुक्य और सोलंकियों के साथ, मतलब जो कि गुजरात के हैं, और इनके साथ मिलकर जो राजा भोज हैं उनको ट्रैप करेंगे, धार के राजा भोज को घेरेंगे और उनकी हत्या कर देंगे। तो जो राजा भोज की हत्या हुई है वह एक युद्ध में हुई, जहाँ पर चालुक्य, सोलंकी और कलचुरियों ने घेर कर राजा भोज को मारा था। काफ़ी मजबूत और काफ़ी प्रतापी शासक थे राजा भोज, और उनको हराना इतना आसान नहीं था। उसके बाद लक्ष्मीकर्ण के बाद बहुत ही कम मजबूत शासक कलचुरी वंश में रह जाते हैं, और इनके बाद जो कलचुरी वंश है उसका डाउनफॉल या फिर उसका गिरावट स्टार्ट हो जाती है, और इस क्षेत्र को फिर मुस्लिम आक्रमणकारी जो शक्तियाँ हैं वह प्राप्त कर लेती हैं। आगे बात करेंगे कलचुरी एडमिनिस्ट्रेशन की, कलचुरी शासन की। तो पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड था, मतलब जो लोगों की सहायता करे, लोगों के लिए न्यौछावर एक शासन व्यवस्था थी। मिलिट्री किंग सुप्रीम होता था, राजा सेना का सुप्रीम अधिकारी होता था। फॉरेन डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे संधि विग्राहिका नाम का एक ऑफिसर होता था, जो कि और इनका जो संधि विग्राहिकाओं के ऊपर महासंधि विग्राहिका होता था। मतलब बहुत सारे फॉरेन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते थे जो आसपास के राजाओं के साथ, आसपास के राज्यों के साथ अच्छे संबंध मेंटेन करने का काम करते थे, और इन्हीं के ऊपर एक इनका निरीक्षक होता था जो इनको कंट्रोल करता था, जो इन सभी की रिपोर्ट लेता था। तो उसका नाम था इनके चीफ का, मतलब चीफ संधि विग्राहिका का नाम था महासंधि विग्राहिका। पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो जुडिशियल पावर, मतलब जो कि जुडिशियल पावर आमतौर पर राजाओं के हाथ में ही होती थी, तो उसी के अंतर्गत पुलिस डिपार्टमेंट भी आता था। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें तो सबसे पहले इसमें जनपद होते थे, और कलचुरी वंश में 7 जनपदों की जानकारी मिलती है। जनपद एक छोटी इकाई होती थी, और 7 जनपदों से मिलकर कलचुरी वंश पूरा, कलचुरी शासनकाल पूरा विस्तृत था।
ऑफिसर्स की बात करें तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण ऑफिसर्स पाए गए हैं, जैसे कि अमात्य जो कि हेड ऑफ अदर डिपार्टमेंट माना जाता है, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट या जितने भी यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं या जितने भी क्षेत्र यहाँ पे विभाजित किए गए थे प्रशासन की दृष्टि से, उन सब का हेड माना जाता था अमात्य को। फिर महाध्यक्ष जो कि सेक्रेटरीट का हेड माना जाता था, मतलब जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के सचिव होते थे। मतलब जितने भी हम जब आज के ही पॉलिटिकल सिस्टम में देखें तो हर मिनिस्ट्री का एक सेक्रेटरीट होता है, जो कि जो लिखित काम हैं, जो पेपर वर्क है या जो पॉलिसी मेकिंग है, सेक्रेटरीट के द्वारा ही आगे बढ़ाया जाता है। तो एक महाध्यक्ष होता था जो कि सेक्रेटरीट का हेड होता था। उसके बाद महासेनापति की बात करें, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, जो सबसे ऊपर जो हेड ऑफिसर होता था मिलिट्री डिपार्टमेंट का, उसका नाम होता था महासेनापति। जैसे कि यहाँ पे हमारे जल सेना, थल सेना और वायुसेना के प्रमुख होते हैं। दंडाध्यक्ष की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी को कंट्रोल करने वाला एक ऑफिसर होता था, जिसको हम दंडाध्यक्ष के रूप में जानते थे। महाभंडारग्राहिका या कोटपाल, हम देखते हैं कि गांव में कोटपाल होते हैं, उसी प्रकार महाभंडारग्राहिका या महाकोटपाल एक पद होता था, जो कि सिक्योरिटी इंचार्ज होते थे और राज्य की सिक्योरिटी का काम ये देखते थे। अमात्य की बात करें तो ये मिनिस्टर्स होते थे। जिस प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट के आज अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, उसी प्रकार वहाँ पे भी बहुत सारे अमात्य होते थे। जैसे ज़रूरतें होती थीं उन क्षेत्रों के अलग अलग अमात्य नियुक्त किए जाते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मंत्री परिषद बोला जाता था। रेवेन्यू सिस्टम को महापरमात्मा बोला जाता था और टैक्स को नमक, जैसे कि टैक्स जैसे कि सॉल्किक या कर बोला जाता था, जिसमें कि नमक टैक्स या नमक कर होता था। युग या परमिट होते थे, जैसे कि मार्केट सेलर्स जो होते थे, जो लोग मार्केट में काम करते हैं। तो जिस प्रकार आज लोगों को लाइसेंस इशू होते हैं, उसी प्रकार मार्केट परमिट उस समय इशू होते थे। आगे बात करेंगे लोकल गवर्नेंस की, तो पंचकुल होते थे, जो कि इलेक्टेड बॉडी होती थी 5 मेंबर्स की। जिस प्रकार आज पंच होते हैं, उसी प्रकार उस समय पंचकुल होते थे। एक होते थे पुर प्रधान, जो कि हेड ऑफ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आपका शहर है उसके संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन का स्वामी होता था वो व्यक्ति। उसके बाद ग्राम भोजक, जो कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। उसके बाद सॉल्किक, जो कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को या टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। इस प्रकार यह कुछ एडमिनिस्ट्रेशन होता था कि एक पूरे टाउन के नीचे विलेजेस होते थे, तो विलेज के लिए एक ग्राम भोजक और उसके बाद सॉल्किक, जो कि टैक्स से रिलेटेड काम देखते थे। और ऑफिसर फॉर पेनाल्टी एंड फाइन, कई बार ज़रूरत पड़ती है पेनाल्टी या फाइन लगाने की। जैसे कि हम देखते हैं कि पुलिस या अलग डिपार्टमेंट्स जब भी कोई रूल डिसोबे करता है या रूल ब्रीच करता है, तो उसके ऊपर पेनाल्टी या फाइन लगाया जाता था। तो ये भी पेनाल्टी एंड फाइन की व्यवस्था कलचुरी शासनकाल के दौरान देखी गई है। वन ब्रांच ऑफ कलचुरी सेटअप इन रतनपुर छत्तीसगढ़, एक ब्रांच, जैसे कि हमने देखा कि जो महेश्वती से ये शिफ्ट करके त्रिपुरी जो जबलपुर के पास है वहाँ आ जाते हैं, जिसको हम छेदी ब्रांच के रूप में भी जानते हैं। उसी प्रकार एक रतनपुर ब्रांच जो कि छत्तीसगढ़ में पाई गई है। फॉलोड एन एरा कॉल्ड कलचुरी संवत, इन्होंने एक एरा चलाया, कलचुरी संवत चलाया। सरल भाषा में बोलें तो कलचुरी संवत की अगर जानकारी प्राप्त करना है तो कलचुरी संवत चलाया गया 248 से 249 ईस्वी के दौरान, क्योंकि उसी दौरान कलचुरी काफ़ी शक्तिशाली भी थे। अब हम कच्छप घात वंश के बारे में देखेंगे। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में विशेष भूमिका रखते हैं, जिसमें ग्वालियर, दुबाकुंड और नरवर के क्षेत्रों में इन्होंने अपनी 3 ब्रांचेस से शासन किया। सबसे पहले हम ग्वालियर ब्रांच की बात करें तो इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो हम ससबाहु टेम्पल, जो ससबाहु टेम्पल के नाम से ससबाहु मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, ग्वालियर के ससबाहु मंदिर से जो कच्छप घात वंश है उसकी जानकारी मिलती है। लक्ष्मण यहाँ के पहले राजा थे। वज्रदमन, जो कि डिफीटेड कन्नौज किंग, रूल्ड ओवर ग्वालियर, इन्होंने कन्नौज के शासक को हराया वज्रदमन ने और ग्वालियर के ऊपर शासन किया। उसके बाद मंगलराज, जो कि यहाँ के एक महत्वपूर्ण राजा हुए। उसके बाद कीर्तिराज, उसके बाद मंगलदेव और महिपाल, और सबसे लास्ट में हम 2 और राजाओं के नाम देखेंगे, भुवनपाल और मधुसूदन। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण राजा इस क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में शासन करते हैं। एक बार हम राजाओं के नाम दोहराएंगे, लक्ष्मण, वज्रदमन, मंगलराज, कीर्तिराज, मूलदेव, महिपाल, भुवनपाल और मधुसूदन। महमूद गजनवी अटैक करते हैं ग्वालियर पे 1021 एडी में, और इसी कारण काफ़ी सारा यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। उसके बाद हम दुबाकुंड ब्रांच की बात करते हैं तो ये एंशिएंट नेम जो था चंदोब के रूप में जाना जाता है, और ये ग्वालियर के नज़दीक है। ग्वालियर से ज़्यादा दूर नहीं था, ग्वालियर के पास ही था ये वाला ब्रांच भी। दुबाकुंड इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है अर्जुन, अभिमन्यु, विजयपाल, और उसके बाद
विक्रम सिंह के बारे में, जो कि यहाँ के महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। उसके बाद नरवर ब्रांच की बात करें तो जो एंशिएंट नलपुर के रूप में इस नरवर ब्रांच के क्षेत्र को जाना जाता है, नलपुर के रूप में इसको जाना जाता था। और यहाँ के राजा हुए हैं गगन सिंह, वीर सिंह, शरद सिंह। और डिटेल्ड इन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इनकी जो जानकारियाँ हैं यहाँ पे जो नलपुर या नरवर ब्रांच के शासक हैं, यहाँ पे एक तांबे का इंस्क्रिप्शन है, तांबे का आलेख मिला है, जहाँ से गगन सिंह, वीर सिंह और शरद सिंह की जानकारी प्राप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ बताई गई हैं वह तमाम जानकारियाँ परीक्षा उपयोगी हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और जो भी कन्फ्यूज़न हैं वो आप हमें मैसेज करके या फिर व्हाट्सएप पर और अथवा टेलीग्राम पर लिख सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए नॉलेज ब्रोक।